सबसे बड़ी व अहम खबर सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड के साथ जुड़ी हुई सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था, जिसके चलते गोलियां चलाई गई। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और साथ ही कई गैंगस्टरों को पुलिस ने दर दबोचा। कईयों का रिमांड जारी है और कईयों का एनकाउंटर भी हो चुका है। जो गोल्डी बराड़ है, उसका भी अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका कि वो कहां रह रहा है और किस हाल में है और कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है। वीर सांगवान ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने 12,000 रुपये में ड्रग खरीदा था गोवा में और जिसे पानी में घोलकर मिलाकर सोनाली फोगाट को पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और सोनाली फोगाट की मौत हो गई। क्योंकि ओलंपिक्स में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स होती हैं, विंटर ओलंपिक्स होती हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होती हैं और टोक्यो ओलंपिक्स होकर हटी हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक्स भी होती हैं, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि 2 लाख टीमें हिस्सा लेती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड के साथ जुड़ी हुई सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था, जिसके चलते गोलियां चलाई गई। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और साथ ही कई गैंगस्टरों को पुलिस ने दर दबोचा। कईयों का रिमांड जारी है और कईयों का एनकाउंटर भी हो चुका है। इसी के चलते 2 ऐसे नाम सामने आए थे जो मूसेवाला कत्लकांड से पहले ही विदेश जा चुके थे। जी हाँ, बिल्कुल, उनमें से एक नाम था सचिन थापन और दूसरा नाम था अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और इन दोनों की शमूलियत थी सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में। जो रिपोर्ट्स हैं, जो पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने साजिश रची थी और सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड से पहले ही फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते बाहर चले गए थे और अब पुलिस ने इनको भी दबोचने की तैयारी कर ली है। विदेश मंत्रालय के साथ पंजाब पुलिस ने संपर्क साधा और आपस में जो मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई, उसके तहत यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो सचिन थापन है वो अजरबैजान नामक एक स्थान है, वहाँ पर था, जिसे गिरफ्तार किया गया और कुछ दिन पहले ही उसे फर्जी पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर जो दूसरा है अनमोल बिश्नोई, वो कनाडा से कीनिया भाग चुका है, जो अब तक की रिपोर्टें हैं और पुलिस जल्द ही, पंजाब पुलिस है जो संपर्क साध सकती है विदेश मंत्रालय के साथ और वहाँ जाकर वापस लाने में मदद ले सकती है विदेश मंत्रालय की। यानी कि विदेश से इन दोनों नामी लोगों को वापस लाया जाएगा, जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था, जिसकी जिम्मेवारी जो लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा है उसने ली थी। इसके बाद परत दर परतें इस केस में काफ़ी खुलासे होते गए और दिल्ली की तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई को भी पंजाब लाया गया और उसका पुलिस रिमांड अभी भी जारी है और उसके ऊपर कई और केस भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व जो लोग थे उनके बारे में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। मानसा पुलिस, जहां पर मानसा में ही कत्ल हुआ था, तो मानसा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बड़ी संख्या में गवाहों के नाम आ चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने साजिश की उनके नाम या फिर जो गैंगस्टर थे, शूटर थे, उनके नाम आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 शूटर बताए जा रहे हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था। उनमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक अभी भी दीपक मुंडी नामक गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है, ताकि बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके और जो गोल्डी बराड़ है उसका भी अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका कि वो कहां रह रहा है और किस हाल में है और कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि छोटी छोटी चोरियों को अंजाम देने के बाद बड़ी वारदातें करने लग गए हैं।
लुधियाना पंजाब के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, जिसे टेक्सटाइल की हब कहा जाता है, इंडस्ट्री की हब कहा जाता है। काफ़ी जो बड़े उद्योग हैं वो लुधियाना में लगे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर कपड़े का अच्छा कारोबार है। कपड़ा जितना भी होलसेल में सप्लाई होता है वो सारा लुधियाना में ही बनता है। तो लुधियाना में एक ऐसी फैक्ट्री के ऊपर चोरों ने धावा बोला जिसमें टी शर्ट्स बनाई जाती थी, शर्ट्स बनाई जाती थी, और चोर पहले आए, रात के समय आए, गेट तोड़ा और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस गेट को तोड़ने में आधा घंटा लगा, जिसके बाद उन चोरों ने कुछ सामान चोरी किया और चले गए। और कुछ ही समय बाद वो एक ट्रैवलिंग वाला जिसको टेम्पो कह देते हैं, छोटा होता है लोडिंग के लिए, वो लेकर आए। उसमें कपड़े के थान, टी शर्ट्स और काफ़ी कुछ भरकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ढूंढने के लिए लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका। और जो मालिक है उसके मुताबिक 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 15 से 20 लाख रुपए का वो सामान ले जा चुके हैं। इसके चलते ही एक लैपटॉप और 80,000 रुपये नकदी भी ले गए हैं जाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन रात को 2-2:30 बजे धावा बोला और सुबह जब मालिक फैक्ट्री में पहुंचा तो उसके गेट टूटा देखकर होश उड़ गए। उसने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी छानबीन करने में जुट गई है कि किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और बड़ी वारदात इसलिए है क्योंकि बड़ी मात्रा में टी शर्ट्स और एक कैप वाली शर्ट्स का आजकल रुझान चल रहा है, चलन चल रहा है, वो शर्ट्स भी चोरी हुई हैं। और इसके अलावा कपड़ा जिससे टी शर्ट्स बनाई जाती थी उसके पूरे के पूरे थान ही चोर उड़ाकर ले गए हैं। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या हुई है। जो पुलिस रिपोर्ट्स आ रही हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का मामला अब दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे, इसके अलावा सुखविंदर नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने काफ़ी खुलासे कर दिए हैं। और इसी के चलते सुधीर सांगवान ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने 12,000 रुपये में ड्रग खरीदा था गोवा में, और जिसे पानी में घोलकर मिलाकर सोनाली फोगाट को पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और सोनाली फोगाट की मौत हो गई। लेकिन अब जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि इसमें कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सोनाली फोगाट की जो जायदाद है, संपत्ति है, वो 100 करोड़ के करीब बनती है, और जिसकी मालकिन सीधे रूप में उनकी बेटी यशोधरा हो जाएगी। और यशोधरा फैसला करेगी कि किसके पास रहना है। रस्म पकड़ी की क्रिया के बाद ही ये फैसला हो सकेगा। और संपत्ति की बात की जाए तो जिनके रिश्तेदारों के मुताबिक व रिपोर्ट्स के मुताबिक जो संपत्ति है वो 100 करोड़ के करीब बनती है, जिसमें 13 एकड़ के करीब खेती वाली ज़मीन है, और इसके अलावा 6 से 7 एकड़ में एक फार्म हाउस बना हुआ है। और ये सारा कुछ उनके पति की मौत के बाद सोनाली के नाम ही हो गया था। और इसके अलावा गुरुग्राम में 2 फ्लैट हैं, नोएडा में सेक्टर 52 में एक फ्लैट है, गंगवा गांव में एक फ्लैट है, और साथ ही 50 तोले सोना व 3 गाड़ियां हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है और 2 अन्य गाड़ियां भी हैं जो सोनाली फोगाट के पास थी। और सोनाली फोगाट ने काफ़ी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था वो भी लाखों में ही दिया था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 का। और परिवार की बात की जाए तो अब परिवार में उनके जो एक यशोधरा बची है, जो उनकी बच्ची बेटी है 15 साल की, तो उसकी नानी, दादी, एक मामा है, 2 मौसियाँ हैं। अब यशोधरा देखेगी कि किसके पास रहना है, ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सगी बहनें हैं उनमें से एक रुकेश है और दूसरी रेमन है, जो सोनाली फोगाट की बहनें थी। और रुकेश का काफ़ी अहम योगदान माना जा रहा है इस केस में, क्योंकि इस केस को सामान्य घटना माना जा रहा था, सामान्य हार्ट अटैक बनाया गया था। लेकिन जब खुलासे हुए तो रुकेश खुद सामने आई, उसने आकर ही सारे खुलासे किए, उसने ही इतना दबाव बनाया कि मामला मीडिया में आया। उसके बाद जांच हुई और जांच के बाद ये मामला हत्या का निकला। तो अब देखना होगा कि इतनी भारी भरकम जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी मालकिन यशोधरा किस रिश्तेदार के साथ रहती है।
और साथ ही आपको बता दें कि सोनाली फोगाट काफ़ी चर्चित चेहरा था सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहती थी और गोवा गई हुई थी। गोवा में उनका साथी है जो सुधीर सांगवान पीए, वो भी मौजूद था। नशे की हालत में भी काफ़ी वीडियोज़ आई थी और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरी तरह से सुराग जुटाने में लगी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक उनके पीए सांगवान को गिरफ्तार किया गया, एक उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक नशा तस्कर व एक होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही जिसने नशा लाकर दिया था, रूम बॉय होटल का था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। अक्सर लोग हिमाचल घूमने जाते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल, गर्मी का मौसम हो तो लोग पहाड़ी इलाके की ओर रुख करते हैं मैदानी इलाके से, लेकिन लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं जिससे काफ़ी खतरा होता है। कई लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलानी नहीं आती, तो इसी के चलते एक ऐसी बस सेवा है HRTC की। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की जो बस है वो काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसका एक तो जो रूट है वो काफ़ी लंबा है और दिल्ली से चलकर लेह लद्दाख तक पूरी तरह से 5 राज्यों से गुजरती हुई ये बस सेवा है और देश की पहली इतनी लंबी बस सेवा है जो HRTC की ओर से शुरू की गई है। और मौसम के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर मौसम सही रहता है तो ये कंटिन्यू सेवा चलती रहती है, अगर मौसम ख़राब होता है तो इसे रोक दिया जाता है। और इसके अलावा सर्दियों में ये बस सेवा बंद हो जाएगी। इसके बाद मई में जाकर फिर से यह बस सेवा शुरू होगी और इस बस सेवा का जो नाम है, जो रिकॉर्ड है, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसमें जो है किराया है वो 1740 रुपये एक साइड का किराया पड़ता है और कुल मिलाकर 1026 किलोमीटर का सफ़र यह 30 घंटों में तय करती है बस। और इसमें 2 जो होते हैं परिचालक होते हैं, कंडक्टर, व 3 चालक होते हैं जो समय समय पर कुछ घंटे के लिए ड्राइव करते हैं ताकि एक ही ड्राइवर थके ना। और इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, लेह लद्दाख, दिल्ली, इतने सारे राज्यों को पार करती हुई बस जो पर्यटक हैं उनको हिमाचल की वादियों की सैर करवाती है, विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाती है और 17,480 फीट की ऊंचाई तक पर्यटकों को लेकर जाती है। जो घूमना चाहते हैं, घूमने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए दिल्ली से चलने वाली बस सेवा काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। 30 घंटे तक एक ही बस में सफ़र करना रोमांचक हो सकता है। एक तो आपको सामान इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका गंतव्य है वहाँ जाकर ही अपना आप सामान उतारेंगे। रास्ते में रुकने की भी व्यवस्था है, कहीं पर खाने का प्रबंध होता है, कहीं पर आप रुक सकते हैं, कोई चाय पानी भी पी सकते हैं। ओलंपिक के बारे में तो सब जानते हैं कि ओलंपिक्स में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स होती हैं, विंटर ओलंपिक्स होती हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होती हैं और टोक्यो ओलंपिक्स होकर हटी हैं जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक्स भी होती हैं जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि 2 लाख टीमें हिस्सा लेती हैं। विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जिसमें कबड्डी होती है, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोग होते हैं, कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं होते। ग्रामीण स्तर पर ही टीमें बनाई जाती हैं और जो युवतियां व महिलाएं होती हैं वो अपने जो उनका पारंपरिक प्रावधान है उसी में ही अपना प्रदर्शन करती हैं, उसी में ही खेल खेलती हैं। यानी कि जो लहंगा चोली पहनने का चलन है राजस्थान में, उसी में ही ये खेल खेले जाते हैं। और इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग हिस्सा लेते हैं। और इस बार जो ओलंपिक हैं ये इनका आगाज़ हो चुका है। राष्ट्रीय खेल दिवस था कल, इसी के मौके पर ही आगाज़ हो चुका है और काफ़ी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 30 लाख लोग खेल के मैदान में हैं। अलग अलग क्षेत्रों में खेले हो रही हैं खेल और इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 लाख टीम्स हैं जिसमें 19.90 लाख पुरुष व 21 लाख महिलाएं खिलाड़ी हैं। और जीतने वालों को इनाम दिया जाता है। इनाम भी काफ़ी दिलचस्प है। इनाम दिया जाता है कि जो पंचायत जीतेगी, जो गांव जीतेगा, उसको एक मिनी स्टेडियम बना के दिया जाएगा ताकि खेलों को और भी प्रफुल्लित किया जा सके। और बड़ी संख्या में खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। राजस्थान के 44,000 से अधिक गांव
व ढाणियाँ होती हैं। ढाणियाँ होती हैं जो लोग अपने किसी गांव से दूर खेतों में रहते हैं या फिर निर्जन स्थान होता है जहां पर इतनी आवाजाही नहीं होती, वहां पर रहते हैं। गांव से उनका संपर्क थोड़ी दूरी पर होता है, उसको ढाणी बोल देते हैं। तो वहां पर रहते हैं। इसमें 6 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं 44,000 गाँव व ढाणियाँ, और अपने आप में दिलचस्प खेल होंगे क्योंकि ग्रामीण झलक भी देखने को मिलेगी और ग्रामीणों में उत्साह भी देखते ही बनेगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी खेल वतन पंजाब की, यानी कि पंजाबी में कहा जाए तो खेडां वतन पंजाब दियाँ, इनका आगाज़ हो चुका है, जिसमें पूरे पंजाब भर से ब्लॉक लेवल से लेकर बड़े लेवल तक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इनका उद्घाटन किया है। जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ इनका आगाज़ किया गया और खुद भी खेलने से खुद को नहीं रोक पाए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। खुद वॉलीबॉल का उन्होंने मैच खेला, वॉलीबॉल में अपना पूरा दम खम दिखाया, खिलाड़ियों को उन्होंने उत्साहित किया और साथ ही जो थीम रखा गया वो यह रखा गया है कि खेडां दे मैदाना च जवानी नचदी। और इस पंजाबी सॉन्ग को भी सुन सकते हैं आप, टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये चल रहा है। और इसी के चलते जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसमें पंजाबी गायकों ने इस गीत को गाया। भांगड़े के जो लोग थे, जो कलाकार थे, उन्होंने भी लोगों का मनोरंजन किया, दर्शकों का मनोरंजन किया। और पंजाब सरकार का भी ये उपराला काबिले तारीफ़ है क्योंकि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि जो छोटी उम्र से ही युवा हैं वो आगे बढ़ सकें। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।